जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग अपने एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कल के लाइव सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि आज से ही हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस प्रिपरेशन का श्रीगणेश करेंगे। तो बिल्कुल आज है हम लोग का पहला दिन, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप द लॉजिकल साइंस से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ मेरे मित्र। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सुंदर सा शब्द है आप सबों के लिए कि खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। मेरे मित्र, जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन की आज शुरुआत कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप खुद को कमजोर मत होने देना, चाहे हालात कैसा भी हो। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में सक्सेस होना है तो कहीं ना कहीं इसको अपना समय देना हो। और अगर आप ईमानदारी के साथ एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पूरी तरह से डेडिकेट हो तो कोई भी स्थिति हो, सिचुएशन आपका कोई सा भी हो, उसमें आप खुद को कमजोर नहीं समझेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत होगी, हमारा नंबर आपके पास है, आप हमसे एक बार जरूर बात करेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि जब आप खुद से कमजोर नहीं होंगे तो आपको किसी के एहसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए बड़ा ही सुंदर शब्दों में इसको लिखा गया है कि खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। और एहसान बहुत खराब चीज होता है चेला, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। साथ ही जब हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों ने पहले से पढ़ाई कर रखा है, तो क्वेश्चन में आपको लगेगा कोई दम नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पूरा सेशन को एंड तक देखें और साथ में जो मैं आपको होमवर्क करने के लिए अगले दिन के लिए बता रहा हूं आप उसको भी सुने। तो आइए बात करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो आप सबों को दिख रहा होगा सर आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। बहुत सारे मित्र का ये डिमांड था कि गुरुजी क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखना। तो बिल्कुल जो आपका ये सेशन होगा उसमें आपका क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेगा। तो जितने भी बच्चे इंग्लिश के लिए परेशान हो रहे थे अब उनको परेशान नहीं होना। क्वेश्चन करा जा रहा है कि एसआई यूनिट जो है वो वेट का क्या होता है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों को तो आसानी से मालूम है कि जो वेट है यानी कि जो भार है ये क्या होते हैं। तो आप कहते हैं कि गुरुजी जो भार है वो एक प्रकार का बल होता है। भार क्या होता है चेला जी? तो आप सभी कहते हैं एक प्रकार का बल होता है, एक प्रकार का बल होता है। और इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि आप सबों को ये मालूम ना हो कि बल का ऐसा यूनिट क्या होता है। आप कहेंगे गुरुजी न्यूटन होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका भार है इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, आप कहेंगे न्यूटन होगा। मेरे मित्र, साथ ही आप सभी ध्यान में रखना जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी के पर्पज से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप उसके चारों ऑप्शन को डील करने का कोशिश जरूर करना, क्योंकि ये मैथ नहीं है जिसमें कैलकुलेशन जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो जब भी आप जीएस सेक्शन पढ़ें, जनरल स्टडीज पढ़ें जिसमें आपका जीके और जनरल साइंस दोनों आ जाता है, तो आप ये कोशिश जरूर करें कि जो चारों ऑप्शन है उसको जरूर डील किया जाए। ना कुछ तो कम से कम उसके डेफिनेशन को भी आप लोग खोजने का जरूर प्रयास करें। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मार्केट में भी तो पूरा सॉल्यूशन के साथ बुक अवेलेबल है। तो भाई मेरे, बुक आप ही नहीं पढ़ते हैं, बुक हम भी पढ़ते हैं। और मार्केट में जितने भी बुक अवेलेबल हैं उन सभी में सिर्फ एक ही ऑप्शन को लेकर के पूरा खिचड़ी पका दिया जाता है और इतना सा आपका पैराग्राफ बन जाता है और आपको लगता है कि चारों ऑप्शन का सॉल्यूशन। तो ये बुक की बात है, वो अलग मैटर करता है। लेकिन आप अपने तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी क्वेश्चन लगाओ, आपके पास गूगल है, डेफिनेशन जानने का कोशिश जरूर करेंगे। तो बात कर रहे थे हम लोग सर कि भार की एसआई यूनिट क्या होगी, आपने कहा गुरुजी न्यूटन होगी। सवाल ये है कि गुरुजी ये भार होता क्या है, ये भार होता क्या है, वेट होता क्या है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम लोग भार की, बात करते हैं भार की, वेट की, तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी इसके लिए फॉर्मूला होता है mg। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम लोग भार कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फॉर्मूला के हिसाब से बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है।
कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर भार कहते हैं। मेरे मित्र, इसको आप अदर तरीके से, अनदर वे में आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी वस्तु पे जो गुरुत्वीय बल लग रहा होता है, एक्चुअली में वही क्या होता है, उस वस्तु का भार होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर किसी वस्तु पे गुरुत्वीय बल लग रही है तो डैश होगा, तो आप कहेंगे गुरुत्वीय बल लग रही है तो भार होगा। और भार क्या है, तो सर एक प्रकार का गुरुत्वीय बल है। यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का बल है, ये क्या है, तो सर गुरुत्वीय बल है। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की बात की जाएगी तो सर ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर भार की बात करेंगे तो सर जो भार होगा वो बदलता रहेगा। क्यों बदलता रहेगा, इसके पीछे रीजन है कि वेट इज डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करती है, और गुरुत्वीय त्वरण तो पोजीशन के साथ बदलते रहती है। दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं कि जो भार है वो क्या होता है, तो सर वस्तु के स्थिति के साथ बदलते रहता है। आप कहेंगे चलो सर ये तो हम समझ गए। यहाँ पे आपका किलोग्राम है, तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि किलोग्राम किसके लिए होता है। आप कहते हैं सर मास के लिए यूनिट होता है। किसके लिए होता है, मास के लिए यूनिट होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना है वो ये कि जो आपका किलोग्राम है वो क्या है, तो सर ये आधारी राशि है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिजिक्स में जब आप यूनिट एंड मेजरमेंट की शुरुआत करते हो तो कहीं ना कहीं आप क्वांटिटी और उसके यूनिट के बारे में पढ़ते हो। आप कहते हो कि गुरुजी हमारे पास फिजिक्स में टोटल 7 आधारी राशि हैं, और उसमें से एक आधारी राशि आपका क्या है, तो सर मास भी है। क्या है सर, मास भी है, और इसका जो यूनिट किलोग्राम है ये क्या है, तो सर फंडामेंटल यूनिट है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मास आपका क्या है, तो सर मास जो है वो एक आधारी राशि है, यानी कि बेस क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट किलोग्राम है वो भी क्या है, तो सर बेस यूनिट है। आप कहेंगे चलो सर ये भी हमने क्लियर कर लिया, लेकिन ये बता दो कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो पोजीशन के साथ चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा। मास हमेशा क्या होगा, तो सर कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आपका है ग्राम। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये ग्राम क्या होता है। तो भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि द्रव्यमान को मापने की जो छोटी इकाई है वो क्या है, सर ग्राम है, और द्रव्यमान को मापने की जो बड़ी इकाई हम लोग लेते हैं वो किलोग्राम। हालांकि इससे भी बड़ा इकाई होता है, लेकिन फिजिक्स के दृष्टिकोण में हम लोग कुछ इस सेंस में इसको देखते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग के पास मात्रकों की पद्धति है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ये टोटल कितने हैं, तो ये टोटल आपके पास 4 हैं। कौन कौन सा, तो ध्यान में रखेंगे कि पहला है आपका एफपीएस पद्धति, जिसको हम लोग फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। इसी को ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि सर इसका जो ज्यादातर मानक है वो कहां पे यूज होता है, तो सर ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका सीजीएस, जिसको हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। और सीजीएस यूनिट में जो मास का हम लोग यूनिट लिखते हैं, या सिस्टम ऑफ सीजीएस आपका जो सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति होती है, उसमें मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो सर ग्राम होता है। लेंथ का सेंटीमीटर, और टाइम का तो हर एक यूनिट में सर समान रहता है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है सर। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मात्रकों की पद्धति में कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसका यूनिट हमेशा समान रहता है, तो सर समय। समय का अगर यूनिट की बात करेंगे तो सेकेंड होता है, और यह मात्रकों के हर एक पद्धति में समान होता है। तो सर एफपीएस, सीजीएस, इसके बाद आपका एमकेएस आ जाता है, जो कहीं ना कहीं सर सीजीएस का संशोधित रूप है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। और इसके बाद अगर हम लोग एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो सर ये एसआई जो है वो एमकेएस का संशोधित रूप होता है। आप कहेंगे चलो सर इसको भी समझ लिया। ये डाइन क्या है, तो मेरे मित्र ये डाइन ओडाइन नहीं है, जिकरा बारे में आप लोग के माइंड में आ गया है बात। डाइन जो है सर ये बल का सीजीएस यूनिट है। डाइन क्या है, बल का सीजीएस यूनिट है। आप कहेंगे गुरुजी ये बल का सीजीएस यूनिट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बल का ऐसा यूनिट है उसको अगर हम लोग सीजीएस में व्यक्त करेंगे तो उसको डाइन बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे। बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या बात कर रहे हैं, तो चला जी ध्यान में रखिएगा कि F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे ma होता है। अच्छा, मास के लिए यूनिट क्या लिखते हैं, kg। आप एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चला जी ये तो हमारा एसआई यूनिट है ना। अब अगर हम इसी को सीजीएस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इसी को सीजीएस में करेंगे तो केजी के बदले हम यहाँ पे मास के लिए ग्राम लिखेंगे। बिल्कुल। मीटर के बदले सर यहाँ पे सेंटीमीटर, सेकेंड तो बदलेगा नहीं। तो सर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप क्या कह सकते हैं, डाइन कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या कहेंगे, डाइन कह सकते हैं, जो कि क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बल का सीजीएस यूनिट है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। आइए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में जो संवेग है, मोमेंटम है, उसका यूनिट क्या होता है। मेरे मित्र, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, अगर आपको उसका यूनिट याद नहीं रहता है तो मेरा एक सजेशन मानिएगा, अभी आपके प्रिपरेशन में टाइम है, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी फिजिक्स के बुक होंगे, चाहे आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं, क्राउन से पढ़ रहे हैं, दृष्टि साइंस से पढ़ रहे हैं, जिस किसी भी से पढ़ रहे हैं, उसके जो भी फिजिकल क्वांटिटी है चैप्टर वाइज, उसको आप एक कॉपी में लिख लीजिए सर, और उसका जो फॉर्मूला है उसको आप लिख लीजिए, उस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर कभी पूछा जाएगा तो फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाएगा, और फॉर्मूला आ जाएगा तो यूनिट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, मोमेंटम क्या है। संवेग के बारे में क्या कहते हैं कि गुरुजी जो संवेग होता है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। दैट मीन्स मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। संवेग क्या है, तो सर वस्तु के द्रव्यमान और जो वेलोसिटी है उसका गुणनफल संवेग कहलाता है। मेरे मित्र, यहां पे जो आपका द्रव्यमान है ये क्या है, आप कहेंगे सर मास है। यूनिट क्या होता है, तो गुरुजी यूनिट केजी होता है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, किलोग्राम पढ़ते हैं। और यहाँ पे भी क्या है गुरुजी, वेलोसिटी क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो आप ही बताइए ना कि जो संवेग है उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, संवेग का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे केजी मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए सही आंसर, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। अब बताइए, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो यूनिट तो याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सर फॉर्मूला जरूर आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बर्डन मत लीजिएगा कि हमको आज ही पूरा का पूरा कर लेना है, आराम आराम से कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे संवेग की एसआई यूनिट की बात की गई तो आपने बड़े ही आसानी से कह दिया। अब अगर यहीं पे संवेग के सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो क्या आप परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। चला जी, ये जो है ये संवेग का ऐसा यूनिट है। अगर हम सीजीएस की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे सीजीएस की बात करेंगे तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि गुरुजी केजी के लिए हम ग्राम लिख लेंगे, और मीटर के लिए सेंटीमीटर लिख लेंगे, और सेकेंड तो हमारा रहेगा, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड संवेग का क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सीजीएस यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा। साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि संवेग जो है वो कौन सी राशि है, यानी कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्कस कर रहे हैं तो जरूरी है। तो आप क्या कहेंगे, 100 से संवेग और 100 से सदिश, मतलब संवेग जो है वो आपका कौन सी राशि है, आप कहेंगे सदिश राशि है, यानी कि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। आप कहेंगे चलो सर इसको भी समझ लिया। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी चार्ज का ऐसा यूनिट हम सबों को मालूम है कि कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है, बहुत बार आप लोगों ने इसको याद करा होगा। लेकिन ये बताओ कि ये जो आवेश है ये आवेश क्या होता है। तो ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो सर आवेश का डेफिनेशन अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं दे पाए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि सर इलेक्ट्रॉन का जो है वो ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान होता है, जिस वजह से किसी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, किसी पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन कम होता है या ज्यादा होता है यही आवेश की उत्पत्ति करती है। दो चीज को रगड़ने में जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुजी वो धन आवेशित हो गया, और जिसमें जो जिसके द्वारा लिया जाता है वो क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो ये आपका आवेश है, चार्ज है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव आवेश और एक होता है आपका नेगेटिव आवेश। यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है। मेरे मित्र, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि ये बताओ कि आवेश के लिए फॉर्मूला क्या होगा,
तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आवेश है, जो आपका चार्ज है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि ये जो है ये आपका सूचित किया जाता है किससे, तो सर क्यू से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला क्या कहते हैं कि गुरुजी क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई टी। Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? IT, यानी कि आवेश जो है वो विद्युत धारा और समय का गुणनफल है जी। यहाँ पे जो I है ये क्या है आपका? तो सर ये करंट है हमारा। क्या है? करंट, यानी कि धारा है। तो आवेश जो है वो आपका क्या है? तो सर धारा और समय का गुणनफल है। मेरे मित्र, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जरा सा ये बताइए कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? चूंकि आवेश फॉर्म कैसे हो रहा है? तो सर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से। अब आवेश का ऐसा यूनिट होता है कूलम, तो कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप सबों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप सभी कहेंगे गुरुजी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा सर? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। चला जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप सबों से पूछूंगा कि यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि 1 कूलम इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन होता है, आपने आसानी से बता दिया। अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि 1 कूलम इक्वल टू कितना प्रोटॉन होता है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे मित्र, इस चीज का जवाब आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो वोल्ट है ये किसका यूनिट होता है? तो चला जी, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वोल्ट जो है ये विभवांतर का यूनिट होता है। किसका होता है? विभवांतर का, जिसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? तो दो विभवों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। बड़े ही आसान शब्दों में आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट आप कहेंगे कि गुरुजी ये केल्विन क्या है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उष्मा और ताप, यहां पे कंफ्यूजन होती है। जब भी ताप की बात की जाएगी तो आप समझेंगे कि ताप जो है वो किसी भी वस्तु के हॉटनेस और कोल्डनेस का एक डिग्री है, एक अंश है। जबकि उष्मा की बात करते तो ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और जब भी ऊर्जा की बात करेंगे तो उष्मा के लिए यूनिट हम लोग जूल लेंगे, लेकिन टेम्परेचर को हम लोग अलग अलग मापांक में मापते हैं, जिसमें डिग्री सेल्सियस भी आता है, फ़ारेनहाइट भी आता है, केल्विन भी आता है, रूमर भी आता है, रैंकिन भी आता है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी ये जो केल्विन है वो क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ताप मापने का, टेम्परेचर मापने का जो आपका एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? तो सर केल्विन होता है। यानी कि केल्विन जो है वो क्या है? ताप का एसआई यूनिट है। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ताप भी क्या है? सर आधारी राशि है। ताप भी क्या है? आधारी राशि है। और नेक्स्ट किलोग्राम तो आप सभी समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है कि रेसिस्टेंस एसआई यूनिट इज, प्रतिरोध की एसआई इकाई है कूलम्ब, ओम, जूल, न्यूटन। बहुत सारे मित्र आंसर कर लिए होंगे और ऑब्वियस सी बात है करना भी चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो सर फिर दिक्कत है। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि हम लोग ये तो कहेंगे कि गुरुजी प्रतिरोध का जो ऐसा यूनिट है वो ओम होगा, लेकिन ओम क्यों होगा? हम लोग क्यों कहते हैं कि ओम होगा? तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपका प्रतिरोध आर है ये एक्चुअली में क्या है? तो सर ये ओम के नियम का नियतांक है। मतलब ये हुआ कि ये ओम्स लॉ कांस्टेंट है। क्या है सर? ओम्स लॉ कांस्टेंट है। और भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखना कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं। तो सर यहां पे हम R इक्वल टू V बटा आई, यानी कि प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या कहेंगे? तो सर विभवांतर बटा धारा। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ओम के नियम का नियतांक है, सीधे प्रतिरोध की बात की जाएगी तो आर सिंबल में दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर आर आपके ऑप्शन में नहीं है, भी बटा आई ऑप्शन में है, तो आप बिल्कुल भी बटा आई को टिक करेंगे। काहे? तो सर आर तो भी बटा आई के बराबर होता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये दोनों चीज आपके माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट बात आप सभी ध्यान में रखिएगा कि यहां पे चूंकि हमने ये कहा कि R इक्वल टू भी बटा आई होता है, और आपको बरसों से याद है कि ये जो यहाँ पे भी है सर ये किसकी चर्चा कर रही है? तो सर वोल्ट की चर्चा कर रही है। और साथ ही आई जो है वो किसकी चर्चा कर रही है? सर धारा। यूनिट क्या होता है चला जी? एम्पियर। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि वोल्ट पर एम्पियर,
वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोला जाता है, ओम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको नियतांक कांस्टेंट मिल रहा है ये किसके एक्सपेरिमेंट से मिला था, तो सर ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट से, यानी कि ओम नामक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से मिला था। और इसीलिए उनके सम्मान में इस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, तो सर जो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट है वो ओम है, और ये प्रतिरोध क्या है, तो ओम के नियम का नियतांक है। आप कहेंगे गुरुजी कूलम अभी जस्ट बताए हैं कि ये चार्ज का यूनिट होगा। जूल, तो ध्यान में रखिएगा कि जूल जो है ये कार्य, जूल जो है ये कार्य या ऊर्जा दोनों का यूनिट होगा। नेक्स्ट न्यूटन, आप कहेंगे गुरुजी बल का यूनिट होगा, भार का यूनिट होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री इज, उद्योग में शक्ति की इकाई है। मेरे मित्र ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे के सेशन में करवाया था, जब मैं आपका एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस पीवाईक्यू करा रहा था, तो 2 सेशन में, एक सेशन में ये क्वेश्चन मैंने डाला था, और ये यूनिट एंड मेजरमेंट का ही क्वेश्चन था। आपसे पूछा जा रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है। अब हम लोग याद क्या करते हैं कि गुरुजी ये जो शक्ति है, इसी शक्ति का यूनिट हम लोग वाट भी लिखते हैं, किलोवाट भी लिखते हैं, और जब हम लोग मशीनों की शक्ति की बात करते हैं तो अश्व शक्ति लिखते हैं वहां पे। तो यहां पे जब भी आपसे पूछा जाए कि उद्योग में पावर का यूनिट क्या होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इंडस्ट्री में जो है पावर की यूनिट की बात की जाएगी तो हम लोग किसका नाम लेंगे, एचपी का नाम लेंगे, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हॉर्स पावर कहते हैं, हिंदी में अश्व शक्ति बोला जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे 1 HP इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि अश्व शक्ति का उपयोग हम लोग औद्योगिक शक्ति की इकाई को मापने के लिए करते तो करते ही हैं, लेकिन साथ में मशीनों की शक्ति को बताने के लिए, मशीनों की शक्ति को बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी एचपी यानी कि हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान में रखिएगा किलोवाट है, आप कहेंगे गुरुजी ये जो है ये शक्ति की बड़ी यूनिट है। और वाट क्या है, तो सर जो हम लोग ऐसे बात करते हैं शक्ति की उसकी यूनिट है। जूल कार्य या ऊर्जा दोनों का यूनिट है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहेंगे 1000 वाट होगा। कितना होगा, 1000 वाट होगा। और ये सब चीज आपके माइंड में कंठाग्र होना चाहिए। आप परेशान कहां पे होंगे, तो सर ये जान रहे हैं तो भी होंगे, काहे, तो आपके ऑप्शन में ना रहेगा 1000 वाट, 10 टू द पावर 3 वाट रहेगा। भकचका जाइएगा मेरे मित्र, भकचकाने की जरूरत नहीं है। 10 टू द पावर 3 मतलब 10 को 3 बार गुना करेंगे कितना होगा, 1000। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट बोल ले या 10 टू द पावर 3 वाट बोल ले, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी आर इक्वल, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। मेरे मित्र अगर आपने सिंसियरली इस वक्त डिस्कशन को सुना है तो आप कहेंगे कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट समान होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने बताया है। तो देख लीजिए कि आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऊर्जा की इकाई के समान है। ऊर्जा का यूनिट जूल, कार्य का यूनिट जूल। क्या कहिएगा कि गुरुजी क्वेश्चन करा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। पावर का यूनिट अभी बताए हैं कि वाट होगा या फिर किलोवाट होगा। अगर इंडस्ट्री में बात करेंगे तो एचपी, यहाँ पे डेंसिटी है तो इसके लिए यूनिट हम लोग केजी पर मीटर क्यूब की बात करेंगे। का है तो गुरुजी तो मास बटा वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। लेकिन जब कार्य की बात करेंगे तो कहेंगे गुरुजी इसी का यूनिट जूल होता है, जो कि किसके समान है, ऊर्जा की इकाई के समान है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फोर्स। आप कहेंगे सर इसके लिए यूनिट तो न्यूटन लिखा जाएगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर कॉल्ड। अब बताइए इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। आप कहेंगे गुरुजी जो यूनिट है पावर का वो क्या है, वाट है। बाद बाकी आप सभी समझ रहे हैं। एक नया होगा आपके लिए पास्कल। तो सर आप कहेंगे सर इसके बारे में भी जानते हैं, ये क्या है, तो दाब का एसआई यूनिट है। क्या है, दाब का एसआई यूनिट है। मेरे मित्र मन में परेशानी नहीं लाना है कि क्वेश्चन तो बहुत लॉलीपॉप टाइप पूछा जा रहा है। सेशन के अंत में जो आपको करना है वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है
ये तो बस एक टेलर है ताकि आप ये देख पाओ कि आपके एग्जाम में यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका लैंग्वेज क्या है, सीधा पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है। अपन को तैयारी दोनों तरीके से करना है, बस इसी के लिए है। तो दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी पास्कल होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आप कहेंगे गुरुजी फोर्स बटा एरिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फोर्स बटा एरिया लिखते हैं। तो मेरे मित्र फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। और चला जी आप सभी ध्यान में रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 पास्कल इक्वल टू व्हाट, तो मुंह ना देखना है, सीधे कहना है पास्कल कहा जा रहा है मतलब दाब, तो क्या होगा बल और क्षेत्रफल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां पे एक लगा देंगे, एक पास्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, डेंसिटी घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी सापेक्षिक घनत्व, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, प्रेशर दाब। अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज है फॉर्मूला का, यहां पे आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खट खट कह देंगे क्या कि गुरुजी डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम, मतलब साफ है कि केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाएगा। अब सापेक्षिक घनत्व है तो सर सापेक्षिक घनत्व इक्वल टू होता है वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व अब बटा जल का घनत्व। अच्छा मेरे मित्र जरा सा आप हमको यह बताइए कि यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे जल है, तो दोनों अलग अलग माध्यम है, बिल्कुल यही होना चाहिए। अच्छा ऊपर में भी घनत्व और नीचे में भी घनत्व, तो वस्तु का घनत्व कोई नंबर होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। जल का घनत्व कोई नंबर होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन मेरे मित्र जो वस्तु का घनत्व होगा उसके साथ भी घनत्व का यूनिट लगा होगा, और जो जल का घनत्व होगा उसके साथ भी घनत्व का यूनिट लगा होगा। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जब ये दोनों कटिए जाएगा, घनत्व दोनों कटिए जाएगा, तो बचेगा क्या, कुछ ना बचेगा, सीधा नंबर बचेगा। और सीधा नंबर बचेगा मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है। काहे नहीं है, तो सर सापेक्षिक घनत्व जो है वो दो समान इकाई का अनुपात है, इसीलिए इसका कोई सर यूनिट नहीं होता है। तो कंसेप्ट क्या है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है एक्चुअल में वो दो समान इकाइयों का अनुपात है, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। डिस्प्लेसमेंट दो बिंदु के बीच एक निश्चित दिशा में तय की गई सूक्ष्मतम दूरी, एक प्रकार का दूरी है, तो यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे मीटर। और प्रेशर तो आप कहेंगे अभी ये ना बताए हैं कि प्रेशर का यूनिट पास्कल लिखेंगे, कोई शक नहीं होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है, आप कहेंगे सर अभी ना बताएं एम्पियर। तो मेरे मित्र देख लीजिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि चला जी यहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका यूनिट तो आपने कह दिया कि सर एम्पियर होगा, तो सिंबल भी याद रखिएगा कि ए होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बटा टी। आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा टी। मेरे मित्र जो आवेश है इसका यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे अभी ये पढ़े हैं कूलम्ब होता है। और जो टाइम है इसका यूनिट क्या होता है, तो सर सेकेंड होता है। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी कूलम्ब पर सेकेंड क्या कहलाएगा, एम्पियर कहलाएगा। अब यहां से देखिए आपका एगो और क्वेश्चन का काम तमाम हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए तो 1 एम्पियर इक्वल टू व्हाट, तो आप क्या करिएगा, मुंह देखने लगेगा, आप झट से कहिएगा कि 1 एम्पियर ने पूछा है तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड होगा आंसर, टिक करके सर आप आगे बढ़ जाइए। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि 1 एम्पियर की बात करेंगे तो क्या कहेंगे 1 कूलम्ब पर सेकेंड। अच्छा देखिए ये चीज अगर याद है तो 1 एम्पियर का परिभाषा भी तो बना सकते हैं। आपको मालूम है कि विद्युत धारा पास करेगी मतलब तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं ना कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से अगर
पर सेकेंड 1 कूलम की धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो विद्युत धारा है वो कितना एम्पियर का है? आप कहेंगे 1 एम्पियर का है। आसान है या नहीं है? आइए आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो वोल्ट है विभवांतर, कूलम आवेश, ओम कहेंगे प्रतिरोध, कोई शक नहीं होना चाहिए। बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 न था हो? हाँ 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि करेक्टली मैचेस द फॉलोइंग, यानी कि ये आपको 1 2 3 4 करके और इधर ABCD करके कुछ वैल्यू दिए हुए हैं और इसको आपको मैच करना है। मेरे मित्र यहां पे आपका वाट लिखा हुआ है, ठीक है, और वाट किसका यूनिट होगा? आप कहेंगे शक्ति का होगा। यहां पे किलोवाट है, आप कहेंगे सर शक्ति का। 1 kWh किलोवाट घंटा, याद रखिएगा ऊर्जा का। अब नेक्स्ट HP, आप कहेंगे शक्ति का। ध्यान से समझिएगा कि HP के लिए कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी HP तो 746 वाट होगा। तो जो आपका ऑप्शन 4 है वो किससे मिलेगा? सर ऑप्शन नंबर डी से मिलेगा। 1 किलोवाट मतलब क्या हुआ सर? 1000 वाट, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो किसके साथ मिल रहा है? तो सर सामने ही सामने तो है। और किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट की अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा सामने सामने नहीं है, चला सामने सामने नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर की बात करेंगे ना, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर में जो है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होगा। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में सुधारना होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये जो आपका किलोवाट आवर है उसके लिए क्या हो जाएगा? तो सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इधर के लिए। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि किलोवाट है, तो सर किलोवाट यहाँ पे 1 किलोवाट की बात की जा रही है, तो किलोवाट के लिए क्या आ जाएगा? सर 1000 वाट आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वाट है तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा, यानी कि आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे न्यूटन मीटर नैनोमीटर लिखा हुआ है, तो नैनोमीटर चला गलत है, यहाँ पे न्यूटन मीटर सेकेंड होगा। अब लोचा यही फंसेगा कि गुरुजी यू वाट इक्वल टू न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये वाला बात कहां से ले आए? तो चला जी पावर, ये जो वाट है ये किसका यूनिट है? पावर। कार्य करने की दर शक्ति, ऊर्जा में व्यय की दर शक्ति। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कार्य करने की दर यहां पे लिखें तो कार्य बटा समय लिखेंगे। अब ये बताइए कि कार्य का यूनिट क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी कार्य तो Fs होता है, यानी कि बल का यूनिट न्यूटन, ये एस विस्थापन तो मीटर ना, तो चला जी ये न्यूटन मीटर, अब बटा क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो पावर का यूनिट हम न्यूटन मीटर पर सेकेंड लिख दें तो कोई दिक्कत हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नैनोमीटर गलत है, 1 नैनोमीटर सॉरी न्यूटन मीटर पर सेकेंड होगा सर, नैनोमीटर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। इस हिसाब से आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो ऑप्शन नंबर 1 है उसके लिए हम किसको मैच करेंगे? ए को मैच करेंगे। जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा उसके लिए किसको मैच करेंगे? तो सर 2 के लिए हम सी मैच करेंगे। और जो हमारा 3 है ऑप्शन नंबर उसके लिए क्या मैच करेंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी 3 के लिए जो है वो हम बी मैच करेंगे। और जो हमारा 4 है उसके लिए क्या मैच करेंगे? गुरुजी उसके लिए तो डी मैच होगा। यहां पे मैंने कैपिटल लिख दिया है, ये बी होगा सर, बी सी डी। अब ठीक है, तो आप देखिए कि पहले ऑप्शन में 1 ए के साथ मैच है, आपने भी कर लिया है। 2 सी के साथ मैच है, आपने भी कर लिया है। 3 बी के साथ मैच है, आपने भी कर लिया है। 4 डी के साथ मैच है, आपने भी कर लिया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया है आपका। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपने अभी देखा है, आप सीधे आंसर ठोकेंगे और इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत क्वेश्चन इस टाइप का हमने आपको कराया है। आइए लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12 कि ओडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड इन व्हीकल्स टू, यहाँ पे ऑप्शन जो बी है सर वो बी यहाँ पे गलती से आ गया है कॉपी की वजह से, वो नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ओडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड इन व्हीकल्स टू डैश इज डन टू मेजर, मतलब क्या कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो मोटरसाइकिल होता है उसमें क्या होते हैं? 2 तरह के मीटर होते हैं। एक होता है ओडोमीटर जिसके द्वारा की मापी जाती है गुरुजी दूरी मापी जाती है, और एक होता है स्पीडोमीटर जिसके लिए क्या मापा जाता है सर इसके द्वारा? तो आप कहेंगे गुरुजी इसके द्वारा तात्क्षणिक चाल मापा जाता है।
क्या मापा जाता है? तात्क्षणिक चाल मापा जाता है। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे गुरुजी इसका उपयोग गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे कि सर इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि एलपी में यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि चूंकि ये जो है ये आपका बेसिक फिजिक्स है, और बेसिक फिजिक्स में आपने जो क्वेश्चन डिस्कस करा है कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सीधे सीधे फॉर्मूला और उसके यूनिट से संबंधित पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे कंक्लूजन निकल के ये आ रही है कि आप अभी प्रिपरेशन के स्टेज में हैं, तो आप एक बार क्या करेंगे कि सर आप एक बार जो है यूनिट एंड मेजरमेंट के लिए ताकि जब भी आपको किसी भी भौतिक राशि का मेजरमेंट पूछा जाए, यूनिट पूछा जाए, वो आपको आसानी से याद रहे, इसके लिए सर एक कॉपी बनाइएगा और आपके पास फिजिक्स का जो भी बुक है उस बुक से चैप्टर वाइज जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी को लिखिएगा और उसका जो फॉर्मूला और यूनिट होगा उसको भी आप लिखते चले जाइए। आपको करना क्या है? तो आपको कुछ नहीं करना है सर, जो आप एक जगह कलेक्ट करेंगे इसमें आपको मात्र 2 से ढाई दिन लगेगा, और 2 से ढाई दिन के बाद आपको एक अच्छे वाले कॉपी में इसको नोट कर लेना है। उसके बाद रफ कॉपी तो आपके पास होगा ही, एक बार बस पढ़े, और कभी हमको संडे को सैटरडे को टाइम मिल रहा है तो हमने 10 वहां पे फिजिकल क्वांटिटी को देखा और उसके रफ कॉपी में हम अपने उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, यूनिट निकाल रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, यूनिट निकाल रहे हैं। इस तरह से अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन है और किसी एग्जाम का तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि ध्यान में रखिएगा कि बहुत ही जल्द मैं आपको एएलपी एंड टेक्नीशियन से संबंधित जो और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, संबंधित नहीं सर, इसके लिए जो और अदर एग्जाम में यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पूरा कलेक्शन लाने का कोशिश करेंगे, और ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों का मोटिवेशन लगातार रूप से इस परिवार को मिलते रहेगा। साथ ही उम्मीद करते हैं यहां तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इस टाइप का कोई भी प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।